नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स की क्लास लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा मोशन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या होता है। फिर आपने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी का भी कंसेप्ट क्या होता है, उस पे बेस्ड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो इन सब को पढ़ने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो आपका है एक्सेलरेशन, अर्थात त्वरण। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि त्वरण हमारा आज का टॉपिक है और आज हम देखेंगे कि त्वरण क्या होता है और त्वरण का नेचर क्या होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फिर से सुनिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दोस्तों, जहाँ भी दर की बात करेगा, आप फिजिक्स हमसे पढ़ रहे हैं तो मेरे स्टाइल से पढ़िए, आप फिजिक्स के मास्टर बन जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में जहाँ भी दर आपको दिखाई देगा, दर जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेग में परिवर्तन की दर, फिर आप आगे पढ़ोगे कार्य करने की दर, फिर आप आगे पढ़ोगे आवेशों के प्रवाह की दर, यानी कि ऐसे आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो जहाँ भी अगर आप दर वर्ड देखें यानी रेट देखें, तो रेट का यहाँ मतलब है समय से। दोस्तों, आप शॉपकीपर के पास कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आप उससे पूछते हैं कि चॉकलेट क्या रेट है, अर्थात 1 रुपये में कितना चॉकलेट, ऐसे पूछते हैं। या फिर 1 रुपये में कितनी पेंसिल। तो दोस्तों, वहाँ पे आपका दर का मतलब होता है रुपए में कितना। लेकिन फिजिक्स हम जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दर का मतलब होता है कि समय, 1 सेकेंड में कितना या कोई भी गिवन समय में कितना। तो इसलिए मैं आपसे यहाँ बोल रहा हूँ कि जो परिभाषा आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर। लेकिन मैं समय के साथ बार बार नहीं बोलूँगा। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जो भी परिवर्तन हम देख रहे हैं या जो भी परिवर्तन नेचर में होता है वह समय के रिस्पेक्ट में ही होता है। अतः हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, समय के साथ कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या फिर समय के साथ आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर और भी ऐसे परिभाषा देखने को मिलेंगे। तो बार बार समय के साथ वर्ड नहीं यूज करना है। इसलिए नहीं करना है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जो भी हम परिवर्तन देखेंगे वह समय के साथ ही हो रहा होगा। इसलिए दोस्तों, उसको नहीं ढोना है, उसको कैरी नहीं करना है कि समय के साथ। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने कहा कि जहाँ भी आपको दर दिखाई दे, इसका मतलब कैसा दर है? वो दर का मतलब क्या है कि समय से हम तुलना कर रहे हैं, यानी कि कितना समय में कितना। तो इसलिए जहाँ भी दर दिखाई देगा आप क्या कर देना, बटा में, यानी कि हर में डिनोमिनेटर में क्या आप लिखेंगे? समय। समय यानी कि टाइम। दोस्तों, यहाँ पे परिभाषा से फार्मूला से परिभाषा, और उससे फिर न्यूमेरिकल्स, उसी से मात्रक, उसी से राशि, उसी से डायमेंशन यानी विमा, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अगर आप एक चीज़ समझ लेते हैं तो आप सभी चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपको अगर पता है कि त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर, तो इसलिए हम उसका सूत्र क्या लिख सकते हैं कि दर है तो बटा में क्या लिख देना है? समय। इसको आप गांठ बांध लीजिए, जहाँ भी दर दिखाई देगा आप बटा में समय लिख देना। और दर किसका दर है? तो दर किसका है? तो वेग में परिवर्तन, नॉट ओनली वेग। ध्यान से पढ़ना, वेग में परिवर्तन। तो ऊपर लिख देते हैं क्या? वेग में परिवर्तन। दोस्तों, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे। हाँ, अगर हम अगली परिभाषा इसको और कहना चाहें, इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे समय को 1 सेकेंड कर दें, ये जो समय है इसको हम इकाई मान लें, अर्थात मान लेते हैं कि समय 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन।
त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन, क्योंकि समय तो हमने एक मान रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन है। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन कैसे हुआ, जब समय एक हुआ तब ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक समय में, अर्थात इकाई समय में, अर्थात एक सेकेंड कह दीजिए, एक सेकेंड में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर आपको त्वरण निकालना है तो आप क्या निकालोगे, तो आप निकालोगे कि एक सेकेंड में वेग में कितना परिवर्तन हुआ। आ रहे समझ में। त्वरण के लिए आपको ये पता करना है कि वो एक सेकेंड में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को त्वरण बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समय जब एक हो गया तो त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया। समय एक हो गया तो त्वरण बराबर क्या है, वेग में परिवर्तन है। तो ऐसे नहीं कह सकते हैं क्या। दोस्तों तो इसकी एक अगली अगली परिभाषा ऐसी भी हम कह सकते हैं कि इकाई समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो दोस्तों परिभाषा इस तरह से भी कह सकते हैं। एक परिभाषा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि इकाई समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन और समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। जो कि सबसे अच्छा जो परिभाषा होता है वो होता है इकाई समय में वेग में परिवर्तन। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। उसी तरह यहाँ पे है कि इकाई समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो दोस्तों आप जो भी परिभाषा याद रखें, लेकिन इकाई समय वाला परिभाषा सबसे ज़्यादा कारगर होता है, सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। उससे आप विशेष तौर पे याद रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इकाई समय वाला परिभाषा मैं कैसे बना रहा हूँ। ऐसे बना रहा हूँ कि हम सूत्र में समय को एक सेकेंड मान लेते हैं और फिर क्या हो जाता है कि त्वरण बराबर हो जाता है वेग में परिवर्तन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन है। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, तो एक सेकेंड वेग समय हुआ। तो दोस्तों तो आगे भी बात करेंगे, इस प्रकार से परिभाषा हम कह सकते हैं। अब थोड़ी आगे चलते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि त्वरण वेग में परिवर्तन होता है, उसका दर होता है, तो अगर वेग में परिवर्तन ना हो, अगर वेग में परिवर्तन ना हो तो क्या त्वरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। परिभाषा ही यही कह रहा है कि इकाई समय में वेग में परिवर्तन, इकाई समय में अर्थात एक सेकेंड में वेग में कितना परिवर्तन हुआ वही त्वरण कहलाता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर वेग में परिवर्तन ना हो रहा हो तो त्वरण शून्य होगा, त्वरण नहीं होगा। इसलिए ये बात क्लियर हो गया कि अगर वेग में परिवर्तन हो रहा होगा तभी त्वरण होगा। यह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, असमान वेग होगा। अर्थात जब वेग बदल या रहा होगा, घट या बढ़ रहा होगा, तभी क्या होगा, तभी त्वरण होगा। अगर वेग स्थिर है, एक समान है, वेग चेंज ही नहीं हो रहा है, वेग परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन तो जीरो है। तो इसलिए त्वरण भी क्या होगा, जीरो होगा। ये आप समझ रहे हैं। तो आइए यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं। जैसे हमारे पास फार्मूला हो गया कि त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो दोस्तों अब परिवर्तन कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ में परिवर्तन ऐसे निकालते हैं। दोस्तों हम जब भी किसी में परिवर्तन निकालते हैं तो हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि वेग में परिवर्तन निकालना है तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर वेग
स्थिर है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो वेग पहले है वही वेग बाद में है, तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। अतः त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। इस पे आगे भी विशेष बात करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका जो बचा खुचा कंसेप्ट वो भी क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया परिभाषा, ये हो गया फार्मूला। परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। दोस्तों इसका एसआई मात्रक होगा क्या, देखिए ऊपर में क्या है, वेग में परिवर्तन है, यानी कि वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और फिर बटा में क्या है, समय यानी कि सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इस प्रकार मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों तो ये आपका हो गया त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण की परिभाषाएं, त्वरण का फार्मूला। अब बात करते हैं त्वरण कौन सी राशि है। दोस्तों तो आपने देखा कि वेग एक सदिश राशि था, वेग सदिश राशि है, और वेग से ही निकल रहा है क्या, त्वरण। इसलिए त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है। दोस्तों वास्तव में सदिश और अदिश की परिभाषा ये नहीं है, वो आप जानते हैं कि जिस राशि में परिमाण के साथ दिशा भी होता है उसे सदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा नहीं होता है सिर्फ परिमाण होता है उसे अदिश कहते हैं। तो सदिश अदिश पे विशेष एक अलग हम लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वेग क्या था, सदिश था। विस्थापन भी क्या था, सदिश था। तो विस्थापन से निकल के आ रहा था वेग। वेग होता है विस्थापन बटा समय। एक बार यहाँ देखिए, वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो चूंकि विस्थापन सदिश राशि था उसी से निकल रहा है, तो सामने है तो क्या है, वेग भी सदिश राशि है। और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि त्वरण होता है वेग बटा समय या वेग में परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण भी क्या होगा, त्वरण भी सदिश राशि होता है। दोस्तों तो आप बस याद रखें कि त्वरण सदिश राशि होता है। बाकी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सदिश अदिश में जितने भी 50-60 भौतिक राशि है उन सब का हम एक अलग ट्रिक बताएंगे आपको, बहुत ही धांसू ट्रिक है, और आप सदिश अदिश के कंसेप्ट को आप बिल्कुल समझ जाओगे और आपको याद करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए बस त्वरण क्या सदिश राशि है, वेग भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। तो दोस्तों अब थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों तो आपने देखा कि त्वरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। उसकी परिभाषा ये है कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, या इकाई समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसके बाद आपने देखा कि त्वरण एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों तो इसके बाद बात करते हैं कि क्या त्वरण निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, या शून्य भी होता है, और अगर होता है तो कब होता है। फ्रेंड्स याद रखना, पिछले वीडियोज में आपको बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट में बी निगेटिव, में बी पॉजिटिव और में बी जीरो। अर्थात विस्थापन शून्य भी हो सकता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक वैसे ही वेग भी निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य तीनों हो सकता है, और उसी प्रकार त्वरण भी निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य भी हो सकता है। दोस्तों कैसे याद करेंगे, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि वेग, विस्थापन और त्वरण इन तीनों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं ये हैं कि आपने देखा कि विस्थापन, अब विस्थापन चूंकि सदिश राशि था वह निगेटिव भी होता था, पॉजिटिव भी होता था और शून्य भी होता था। तो इसीलिए वेग भी हो रहा है, क्योंकि वेग होता है विस्थापन बटा समय। अर्थात वेग होता है इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। वेग क्या होता है, वेग होता है इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। अतः जो विस्थापन सदिश राशि होता था तो वेग भी सदिश राशि है। विस्थापन निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो होता था, इसलिए वेग भी निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो होता है। ठीक उसी प्रकार त्वरण को हम देखें तो त्वरण होता है इकाई समय में वेग में परिवर्तन। तो इसलिए चूंकि वेग सदिश राशि है इसलिए त्वरण भी सदिश राशि है।
वेग पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो रहा था, इसलिए त्वरण भी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब जीरो होगा। दोस्तों तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेग दो तरह का होता है। एक होता है एक समान वेग, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अर्थात वेग नहीं बदल रहा है, एक समान वेग है। वेग में आप ना इंक्रीजमेंट कर रहे हैं ना डिक्रीजमेंट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक समान वेग। आप समझ रहे हैं कि वेग ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अर्थात असमान वेग, कि वेग घट या बढ़ रहा हो। तो दोस्तों जब वेग एक समान हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अर्थात वेग स्थिर है, वेग बढ़ घट नहीं रहा है, तो उस स्थिति में त्वरण होता है शून्य, क्योंकि त्वरण की परिभाषा ही है कि वेग में परिवर्तन बटा समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब चूंकि वेग स्थिर है, वेग बदल ही नहीं रहा है, वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, इसलिए त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि त्वरण कब होगा। एक सवाल ये है कि त्वरण शून्य होता है कब, जब वेग स्थिर हो अर्थात यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। लेकिन जब वेग असमान हो अर्थात नॉन यूनिफॉर्म हो तो ही त्वरण होता है। और वो कैसे होता है दोस्तों, तो असमान वेग की दो कंडीशन है। असमान वेग अर्थात वेग घट बढ़ रहा हो, तो या तो वेग बढ़ रहा होगा, असमान वेग या तो वेग बढ़ रहा हो या फिर वेग क्या हो, घट रहा हो। तो जब वेग बढ़ रहा होगा तो त्वरण पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब वेग बढ़ रहा होगा तो अंतिम वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा प्रारंभिक वेग से। इसलिए हम जब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हमें प्लस में आंसर आएगा। इसलिए जब वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, और जब वेग घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक अर्थात निगेटिव होता है। तो एक हो गया कंडीशन कि त्वरण शून्य, निगेटिव, पॉजिटिव तीनों होता है, और कब कब होता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला एक वर्ड है मंदन, मंदन जिसे इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। तो मंदन कुछ नहीं होता है, निगेटिव त्वरण को ही मंदन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। और मंदन कब होता है, ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन कब होता है, जब वेग क्या हो, जब घट रहा हो। जब वस्तु का वेग घट रहा होगा तो उस समय त्वरण नेगेटिव होता है, उसे ही मंदन कहते हैं। और जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो उस समय त्वरण पॉजिटिव होता है। और जब वेग स्थिर हो तो त्वरण कैसा होता है, त्वरण होता ही नहीं है, अर्थात त्वरण शून्य होता है। दोस्तों आइए इस चीज़ को एक बार फिर से हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे दोस्तों आप मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, बाइक का जो स्पीडोमीटर है, जो स्पीड दिखाता है, उसको आपने देखा होगा। तो समझिए कि इस तरह की स्थिति है। समझिए कि आपके बाइक का या आपके कार का स्पीडोमीटर है जो स्पीड को इंडिकेट कर रहा है। समझिए कि हमने देखा कि कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है, तो आपकी जो बाइक का जो जो सुई होता है, उसके आप जो भी बोलते हैं, तो वो आपका 30 पे है, अर्थात आप 30 किलोमीटर पर आवर से आप बाइक चला रहे हैं। तो अगर आपने देखा कि यहाँ पे जो बाइक का जो सुई है वो 30 पे अटका हुआ है, 30 से ना ही ये इधर की ओर जा रहा है और ना ही 30 से इधर की ओर जा रहा है, यानी कि एकदम 30 पे स्थिर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वस्तु स्थिर है? नहीं, वस्तु स्थिर नहीं है। इसका मतलब है कि वस्तु का वेग स्थिर है। वस्तु तो चल ही रहा है, किस वेग से चल रहा है? तो अगर आपके बाइक में आपके स्पीडोमीटर का जो सुई है, जो नीडल है, वो 30 पे ऐसे है, इसका मतलब कि आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक चला रहे हैं। तो आप स्थिर थोड़ी ना हैं, आपका जो वेग है वो स्थिर है, अर्थात आपका वेग यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो जब आपका वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, आपका नीडल 30 पे ही रुका हुआ है, तो इस स्थिति में त्वरण क्या होगा? तो इस स्थिति में त्वरण होगा शून्य। बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा कि जब आप बाइक चला रहे हैं या कोई भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप उसका जो स्पीडोमीटर का आपका जो सुई है किसी एक जगह पे रुका हुआ है, स्थिर है। इसका मतलब कि आपका वेग स्थिर है और आपका वेग ना ही बढ़ रहा है
आपका वेग ना ही घट रहा है, यानी कि आपका वेग स्थिर है और उस स्थिति में आपका त्वरण शून्य है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि हमने बाइक का स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आपके बाइक का जो नीडल है 30 से ऐसे बढ़ रहा है, आपने बाइक को ऐसे करना शुरू कर दिया, एक्सीलरेटर उसको ऐसे करना शुरू कर दिया, तो 30 से ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपका वेग बढ़ रहा है, और आपका जब वेग बढ़ रहा है तो क्या है, आप में त्वरण है, और वो त्वरण कैसा है? वो आपका त्वरण है पॉजिटिव। वो आपका त्वरण क्या है? पॉजिटिव त्वरण है, क्योंकि आपका वेग कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों जो तीसरी कंडीशन है, मान लीजिए कि आप 30 पे चल रहे थे या फिर 40 पे चल रहे थे, अब रास्ता ख़राब है या जो भी कारण है, आपके बाइक का जो नीडल है वो इधर की ओर, नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके बाइक की स्पीड कम हो रही है, आपका वेग घट रहा है, और जब वेग घट रहा है तो भी त्वरण होगा, लेकिन वो कैसा होगा? वो निगेटिव त्वरण होगा, यानी कि मंदन होगा। तो दोस्तों इस तरह आप समझ गए होंगे कि त्वरण होता क्या है, कब होता है, कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, और कब शून्य